तो आज की नई एक्सरसाइज है 4.5। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का ही हिस्सा है। देखिए इस एक्सरसाइज में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन जो है वो जानेंगे। ठीक है, यानी कि हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ तो दिया है, ठीक है, पर उसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसके अनुप्रयोग क्या है, कहाँ उसका यूज़ होगा, वो इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे। ठीक है, किस तरह से एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, यहाँ फर्स्ट में बात कहता हूँ मैं। पहले तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि हम कैसे काम करेंगे। ठीक, देखो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन निकालो आप। ठीक है, कैसे करके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके, उसको यूज़ करके। ठीक है, देखो ये लीनियर इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, इन लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, तीनों में एक्स वाई जेड वेरिएबल है। ठीक है, तो हम एक्स की, वाई की एंड जेड की वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वही काम हम लीनियर मेथड से, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड है ना, उसका यूज़ ना करके हम मैट्रिक्स का सहारा लेके इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो काफ़ी सारी मेथड थी, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, ठीक है, या उस माध्यम से हो जाती थी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हम एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है उसको फाइंड आउट कर लेते थे, पर हमें यहाँ यूज़ करना है मैट्रिक्स को। ठीक है, तो उसके माध्यम से हमें ढूंढना है यहाँ पर किसका सॉल्यूशन, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखो, ठीक, अब कुछ और चीज़ भी बात बताऊँ। जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ a1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट a1 है, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट b1 है, इक्वेशन 1 में z का कोफिशिएंट c1। वैसे इक्वेशन 3 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a3 है। यानी कि कोफिशिएंट कहा मैंने, जैसे एक्स का कोफिशिएंट कहा, वाई का कोफिशिएंट कहा, जेड का कोफिशिएंट कहा, कोफिशिएंट कह रहा हूँ तो ये देखना हुआ। मैंने कहा एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, विथ साइन, एक्स के साथ प्लस a3 मल्टीप्लाई हुआ है। वाई का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन 3 में, देखो वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है, प्लस b3। ठीक है, तो कोफिशिएंट इसे कहते हैं। ये चीज़ कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। देखो, अब इसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं मैट्रिक्स से, तो हम क्या कहते हैं इसको, कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, कैपिटल ए लिखना है, कैपिटल एक्स लिखना है, कैपिटल बी लिखना है। ठीक है, ए के अंदर बात होती है, ठीक है, ए में एक मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए के अंदर एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर बात होगी वेरिएबल की कोफिशिएंट की। ठीक है, जितनी भी वेरिएबल हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की बात होगी। एक्स में बात होगी कोफिशिएंट की, मतलब वेरिएबल्स की। एक्स वाली मैट्रिक्स में वेरिएबल की बात होगी, जितने वेरिएबल हैं। और बी वाली मैट्रिक्स में बात होती है सिंगल कांस्टेंट की। ठीक है, सिंगल कांस्टेंट की। देखो, ए में बात होगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट की बात होगी, यानी कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, ए में बात होगी। एक्स में क्या, एक्स वाले मैट्रिक्स में क्या बात है, वेरिएबल की बात है। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, सब में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड लिखोगे। बी में क्या है, सिंगल कांस्टेंट, जो सिंगल है, जिसके साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर कोई a1 है ना, a1 एक कांस्टेंट है, पर वो सिंगल कांस्टेंट नहीं, क्योंकि उसके साथ x मल्टीप्लाई फॉर्म में आया है। ठीक है, a1 इंटू एक्स है ये, तो a1 b2 ये सब कोई सिंगल कांस्टेंट नहीं है। सिंगल कांस्टेंट ये है d1 d2 d3, जो सिंगल आ रखे हैं। ठीक है, उनके साथ कुछ नहीं है, अकेले आ रखे हैं। ठीक है, वो नंबर्स होते हैं, तो सिंगल कांस्टेंट की यहाँ बात की जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसे पुट करते हैं, ए में हम रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, a1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ z का कोफिशिएंट c1 है। वैसे इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, z का कोफिशिएंट c2 है, और इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट a3 है, y का कोफिशिएंट b3 है, z का कोफिशिएंट c3 है। ठीक है, ऐसी बात हुई।
और एक्स वाली कैपिटल एक्स में क्या बात कर रहे थे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, सब जगह एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिख दो। कहीं एक्स और वाई ही होते हैं, जेड नहीं होता है, ठीक है, वेरिएबल, तो वहाँ सिर्फ एक्स वाई लिखोगे, ठीक है। इक्वल टू, और ये बी वाली मैट्रिक्स में क्या लिखा था, सिंगल कॉन्स्टेंट D1 D2 D3, D1 D2 D3। आई बात समझ, ऐसे करना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इन्वर्स यूज करके इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। यानी कि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ठीक है, पहली बात तो आपको ये रखना आया, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना आया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, क्या था ये, ए एक्स इज इक्वल टू बी था, ठीक है। अब इसके आगे हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। वैसे कहा भी जा सकता है प्री मल्टीप्लाइंग भी कह सकते हैं, प्री मतलब आगे, पोस्ट मतलब बाद में। जैसे मैंने कहा प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, यानी कि ए के आगे मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स से। अगर मैंने कहा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करना है पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ए के बाद मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। आई बात, प्री और प्रो मल्टीप्लाइंग क्या होता है, ठीक है। तो फिर प्री मल्टीप्लाइंग करना है, ठीक है। तो दोनों के लेफ्ट में पहले, तो यहाँ ए इनवर्स फ्री ब्रैकेट में ए एक्स हो गया इक्वल टू, यहाँ प्री मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी, ठीक है। देखो तो एक प्रॉपर्टी याद है कि अगर देखो एक किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है। आई बात समझ में। और यह कहें तो एक दूसरी प्रॉपर्टी ये भी थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होंगी तो वो आपस से वापस आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। जैसे 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर वापस आ जाता है, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, ठीक है। वैसे आइडेंटिटी भी 1 की तरह ही काम करती है, आइडेंटिटी है वो, इस तरह से। देखो अंतर भेज दो, ए इनवर्स इंटू ए हो गया, फिर यहाँ ये एक्स हो गया, ये ए इनवर्स इंटू बी हो गया। ए को ए के ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, इंटू एक्स लिख दो। बी को चलो अच्छे, ये बात अलग है, यहाँ कुछ नहीं होना है, ये इसको ऐसे लिखो। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, जैसे एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है आइडेंटिटी से, सही राइट से हो रही है, ठीक है, तो एक्स से ही वापस आएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, या ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन मिला हमें, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू पी, ठीक है। हमें इन लीनियर इक्वेशन, ये 3 लीनियर इक्वेशन है कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, नहीं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है, ये कैपिटल एक्स में तो है ना ये डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी कि हमें कैपिटल एक्स चाहिए। कैपिटल एक्स कहा तो एक्स वाई जेड की बात आ गई, ठीक है। तो हमें कैपिटल एक्स चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड चाहिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना बी से। बी क्या था, सिंगल कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स थी, बी क्या था, सिंगल कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है। और ए इनवर्स हुआ, ए ये हुआ, इसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, किसी का भी अगर इन्वर्स निकाल, जैसे ए का इन्वर्स निकालना है, पहले उसका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो उसी के एडजॉइंट से, ए है तो ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो खैर प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखा ही है कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो या 3x3 ऑर्डर की हो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ठीक है फिर, यानी कि अगर हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, एक्स वाई जेड निकालने हैं, तो हमें कैपिटल एक्स निकालना पड़ेगा। कैपिटल एक्स की बात हो रही होगी यार वहाँ पर को, कैपिटल एक्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और बी निकालना पड़ेगा। और ए क्या है बी क्या है वो मैंने बता दिया है, और ए इनवर्स भी ए से निकल जाता है, ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं, ठीक है, कुछ और बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था कि आपको 1 से लेके 6 जो क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब उस पर बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, ठीक है, वो चीज़ बात करते हैं अब, ठीक है। अब जैसे कोई 3 इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, आपको मैंने अभी दिखाई थी।
अगर मान लो इन तीनों ही इक्वेशन का आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो लिख लोगे ए एक्स इज इक्वल टू बी करके लिख दोगे, ए मैट्रिक्स बना लोगे, एक्स मैट्रिक्स बना लोगे, बी मैट्रिक्स बना लोगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करनी है उन इक्वेशन, तो सबसे पहले उन इक्वेशनों में आप करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डस नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, जीरो नहीं है वैल्यू, तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये इक्वेशन जो हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसका आएगा भाई, एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज हो रखा है, तो एक्स की भी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, वाई की भी कोई वैल्यू आएगी और जेड की भी कोई वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। यूनिक कहने का मतलब है जैसे तीन इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन है, देखो यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए थ्री इक्वेशन है, ठीक है। ये यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, इक्वेशन थ्री में पुट कर दो, फिर भी एक जैसी वैल्यू सॉल्व करोगे, वाई और जेड की एक जैसी वैल्यू आएगी। वैसे ही यहाँ से जेड की निकालोगे, यहाँ पुट कर दोगे, फिर भी एक्स और वाई की वैल्यू वही आएंगी जो यहाँ से सॉल्व आए। यानी कि किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर दो, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा वहाँ पर कोई वैल्यू, यानी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, डज नॉट इक्वल टू जीरो में तो कंसिस्टेंट हो गया, और जीरो में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट नहीं हो गया। तो यहाँ पर को दो केस बनते हैं, ठीक है, दो केस बनेंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस बनते हैं, दो केस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, और वैसे ही यहाँ पर को भी दूसरे केस में भी एडजॉइंट ऑफ ए चेक करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे बी से, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर बी से करने पर हमें जीरो या डस नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है, सॉरी डस नॉट इक्वल टू अगर जीरो मिल जाता है, तब हम कहेंगे कि भाई वो है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब, जब एडजॉइंट ए इंटू बी डस नॉट इक्वल टू जीरो मिल गया, यानी कि जीरो के अलावा उसकी कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, वहाँ मैट्रिक्स की, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स नहीं आई, तो उसे कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब हुआ डेट इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आएगी, आ पाएगी, ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं है उसका, ठीक है, या तो गलत वैल्यूज होंगी जो भी होंगी, ठीक है। और दूसरा, जब एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो ना आके, मतलब डस नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ तो डस नॉट इक्वल टू जीरो है, उसमें तो इनकंसिस्टेंट कहा, अगर जीरो आ गया ये एडजॉइंट ए इंटू बी, तो इसमें कहा जाता है, इसमें दो शर्तें बनती हैं, अब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है, इसमें बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई इक्वेशन है आपके पास थ्री हैं, वेरिएबल थ्री हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, वेरिएबल, तो एक्स की एक वैल्यू होगी, वाई की एक वैल्यू होगी, जेड की भी एक वैल्यू होगी। अब यहाँ पर कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो एक्स की कई सारी वैल्यू हो गई, वाई की भी कई सारी वैल्यूज हो गई, जेड की भी कई सारी वैल्यूज है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बतानी है, ठीक है। डस नॉट इक्वल टू जीरो में तो इनकंसिस्टेंट है, सीधे पता चल गया, नो सॉल्यूशन नहीं निकला। जीरो आ गया एडजॉइंट ए इंटू बी, जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, पता ही नहीं है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, एक्स की कोई एक वैल्यू नहीं है, वाई की एक कोई वैल्यू नहीं है, जेड की कोई एक वैल्यू नहीं है, एक्स की तमाम वैल्यू आ गई, वाई की तमाम वैल्यू है, जेड की तमाम वैल्यू आ गई। अब देखो, अब इतना मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में वही कंसिस्टेंसी चेक होगी, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लोगे, ए पता ही है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स पता ही है, एक्स मैट्रिक्स पता ही है, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो सबसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करोगे, डस नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट कहोगे, डस नॉट और ए इक्वल टू जीरो आ गया तो दो सॉल्यूशन निकालोगे उसके, फिर उसके बाद दो चीज़ चेक करोगे, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करोगे,
ठीक है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कह दोगे, जीरो के इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कह दोगे, और वहाँ पर कोई लिख भी दोगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है अथवा इनकंसिस्टेंट है पता नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके की बातें आप करोगे। वैसे क्वेश्चन कराते कराते आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज, इतना कुछ। ठीक है, जो ये इक्वेशन दे रखी है बस इसकी कंसिस्टेंसी निकालनी है। ठीक है, मैंने बता ही रखा भी किस तरीके से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, वो क्या कहा था मैंने, कोई भी इक्वेशन दी उसको आप ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, एज ए के अंदर आएंगे एक्स के, एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे किसी में एक्स वाई जेड दिया होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और एक्स और वाई दे रखे हैं। ठीक है, एक्स और वाई के क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, ए में क्या होंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे, जो वेरिएबल दिए होंगे उसको कोफिशिएंट। तो क्या दिए गए हैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना होगा। ठीक है, ए का एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर को 1 है, यहाँ पर को वाई का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ का एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट कितना है 3 हो रहा है। या कहेंगे +1 +2 +2 +3। ठीक है, और एक्स, एक्स वो चीज़ हुई जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज है, जैसे एक्स और वाई यूज हुए हैं ना दोनों इक्वेशन में, तो एक्स और वाई यहाँ क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, ए में कोफिशिएंट लिखा है एक्स और वाई के, और एक्स में कैपिटल एक्स में वेरिएबल लिखे जो वेरिएबल यूज़ किए गए। ठीक है, इक्वल टू बी, बी में वो चीज़ लिखी जाएगी, वो चीज़ लिखी जाएगी जो राइट हैंड साइड में सिंगल कांस्टेंट हो, जैसे 2 और 3 अकेले आ रखे हैं ना कांस्टेंट के फॉर्म में, तो वो हमने लिख लिए। ठीक है, तो हमने इन दो लीनियर इक्वेशनों को किसके फॉर्म में लिख दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हमें तो क्या निकालना है, कंसिस्टेंसी निकालनी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा उन्हें। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते थे, मैट्रिक्स ए क्या है, ये। ठीक है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर को लिख भी दूँ, यहाँ पर को लिख देते हैं, वेयर ए इक्वल टू कितना मैट्रिक्स, ये लिख रखी है जो ये हुई है। ठीक है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 3 3 हो गया, फिर अपने से माइनस लगाओ, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -1 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए आ रहा है, ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो उसे क्या कहा जाता था, कंसिस्टेंट कहा जाता था, क्योंकि -1 आ गया ना, -1 0 के इक्वल नहीं है तो उसे कहा जाएगा कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी। ठीक है, यहाँ पर को यूनिक सॉल्यूशन की बात होती है। फिलहाल तो हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, सिस्टम की इक्वेशन दे रखी है, ये पता करना था कंसिस्टेंट है नहीं है, पता चल गया कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट ए 0 आता, ठीक है, 0 आता तो फिर दो कंडीशन बनती है, वो तो खैर की बात है, फिलहाल इतना समझो। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, मैंने जो इस एक्सरसाइज की बताया था आपको कि किस तरह से आप क्या चीज़ चेक करोगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करोगे, वो चीज़ फिलहाल मैंने आपको करके दिखा दी। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को भी हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है नहीं कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 कहते हो। ठीक है, इस इक्वेशन को ए एक्स इज इक्वल टू पी के फॉर्म में लिखो। ए यानी कि जो भी सिस्टम में, जो भी इक्वेशन में हमें क्या यूज़ कर रखी है, वेरिएबल यूज़ करके उसके कोफिशिएंट लिखने में, यहाँ यूज़ किए हैं एक्स और वाई, दो वेरिएबल यूज, इसके कोफिशिएंट देखो, यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, लिख दिया। फिर एक्स में वो चीज़ लिखी जाती तो जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज है, एक्स और वाई यूज हो रहे हैं इन दोनों में, और इक्वल टू बी में सिंगल कांस्टेंट की बात होती थी, सिंगल कांस्टेंट 5 और 4 है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये कंसिस्टेंट है नहीं है, वो चेक होता था ए से। ठीक है, डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स ए क्या है, 2 1 -1 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो पहले इस मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, 2 × 1 2 गया, अपने से माइनस लगाओ,
1 इंटू -1 हो जाएगा। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 1 3 होगा। तो 3 जो आ रहा है वो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर को कहा जाता था कंसिस्टेंट कहा जाता था। ठीक है, तो जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, ठीक है, इनका सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। ठीक है, ठीक है, हमें फिलहाल इतना ही पता करने को कहा था कि कंसिस्टेंट है नहीं है, तो ये फिलहाल ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ये है, देखो इसे भी इन लीनियर इक्वेशनों को भी एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखो। ठीक है, ए में क्या होगा, जो वेरिएबल दिए गए एक्स वाई दोनों इक्वेशन में एक्स वाई है ना वेरिएबल। ठीक है, इनके कोफिशिएंट हुआ है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट +1, यहाँ वाई का कोफिशिएंट +3, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2, यहाँ वाई का कोफिशिएंट +6। और एक्स क्या हैं, जो दोनों इक्वेशनों में वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स और वाई दोनों इक्वेशनों में यूज हुए हैं, तो लिख लो एक्स और वाई इक्वल टू बी क्या हुआ, बी सिंगल कांस्टेंट हुआ जो अकेले आ रहे हैं। ठीक है, कौन से 5 और 8 आ रहे हैं, 5 ऊपर नीचे 8। बाकी देखो 1 3 2 6 ये सिंगल कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, जो 1 यहाँ पर को एक्स के साथ आ रहा है, 3 यहाँ पर को वाई के साथ आ रहा है, 3 इंटू वाई, यहाँ 6 वाई के साथ, सिंगल कांस्टेंट नहीं, सिंगल कांस्टेंट ये 5 और 8, यहाँ 5 अकेले आ रहा है। ठीक है, यहाँ 8 भी अकेले आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हुई। फिलहाल हमें तो कंसिस्टेंट चेक करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो उसके लिए हमें क्या निकाल लेते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते। पहले देख लो ए है क्या, ए तो ये है। ठीक है, लिख लो ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स। ठीक है, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर लो, 1 इंटू 6 हो जाएगा, -2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पर को डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। तो भाई ये 0 के इक्वल आ गया है, तो इसको क्या कहते थे, देखो अगर 0 नहीं आता तो कंसिस्टेंट कहा जाता था, अगर 0 आ जाता था तो दो कंडीशन बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पर को बनेंगी दो कंडीशन है। ठीक है, मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, दो कंडीशन बनेंगी। अब देखो कंडीशन क्या है वो मैंने बताई थी आपको, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, तब तो कह दिया आपने इनकंसिस्टेंट, तब कहोगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर यही एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब कहोगे कंसिस्टेंट। ठीक है, उल्टा है थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। ठीक है, कहा नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालो, लिख दो। ठीक है, पहले तो अब देखो 0 आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। ठीक है, तो अब सीधा काम क्या करना है, हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना। अब देखना है कि ये 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है। वैसे 0 के इक्वल नहीं आया था ज़्यादातर, तो इनकंसिस्टेंट कह देंगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं था तो उसे कंसिस्टेंट कहा जा रहा है, पर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल नहीं है, इसे इनकंसिस्टेंट कहा जा रहा है। ठीक है, वहाँ कंसिस्टेंट हो जा रहा था, यहाँ इनकंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये बात हुई, समझ आइए समझ में बात। ठीक है, तो भाई एडजॉइंट ए का है, ए तो ये है। ठीक है, ए का एडजॉइंट देखो, ए तो ये है, लिख लो 3 6। ठीक है, ठीक है, ए का एडजॉइंट निकालो। देखो ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना में बहुत आसान होता है, मैंने बताया था। देखो उल्टे हाथ की तरफ से, ठीक है, यानी कि राइट हैंड की वाली डायगोनल ये हुई ना, इसका क्या कर देते, इसमें जो भी एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर देते, 6 यहाँ ले आएंगे, 1 यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इंटरचेंज। और लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ की डायगोनल, यानी कि ये वाली डायगोनल, इस वाले एलिमेंट में क्या करेंगे, बस साइन चेंज होता है, एलिमेंट अपनी जगह रहेंगे, बस साइन चेंज होता है। +3 है तो -3 लिख दोगे, +2 है तो -2, वैसे अगर -2 होता तो +2 लिख देते। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो खैर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ होता है ऐसा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 के लिए तो आपको फिर पूरी प्रोसेस ही फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, वही है, सबके को फैक्टर निकालते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में रखते, फिर उसका पूरी मैट्रिक्स का क्या करते थे, ट्रांसपोज कर देते हैं। वो तो खैर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए होता था। तो ठीक है, फिलहाल याद कराना जरूरी है आपको। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए निकाल दिया, अब इंटू बी भी तो करना पड़ेगा एडजॉइंट ए के साथ। तो एडजॉइंट ए
इंटू पी, ठीक है। एडजॉइंट ए ये आ गया, इंटू बी का है, बी क्या थी, बी सिंगल कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स थी, 5 और 8, यही तो है ना, बी इक्वल टू बी, तो लिख लो फिर 5 और 8। अब देखो यहाँ पर को इन दोनों मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, या कहीं प्रोडक्ट हो रहा है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 2 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर देखो 1 2 2 रो है इंटू 1 कॉलम है, ठीक है। देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी नहीं होंगी, कैसे पता चलेगा, इससे देखेगा ऑर्डर का, देखो वाले ऑर्डर का पीछे वाला हिस्सा और याली ऑर्डर का आगे वाला हिस्सा तो सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा या कहीं इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर उसका ऑर्डर कैसे क्या होगा, उसको कैसे पता चलेगा, पहली वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर का रो देखो यहाँ 2 है, दूसरी वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर का कॉलम देखो, कॉलम में कितना है 1, तो 2 क्रॉस 1 होगा ये, ठीक है। 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी इन दोनों का प्रोडक्ट होने में, यानी कि जिसमें 2 रो होंगी 1 कॉलम होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, तो वही है, रो और कॉलम का करो मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है कि ये आना है करके, ठीक है। 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ रही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 5 ज़ा 30, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, -3 इंटू 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, प्लस माइनस 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 24 हो गया, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 5 कितना, 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 1 इंटू 8 8 हो गया, ठीक है। ओवरऑल कितना आया फिर ये, प्लस माइनस माइनस 30 -24 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -10 + 8 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो भाई क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए इंटू पी कितना आ रहा है, 6 -2, यानी कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर जीरो जीरो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या क्या कहा जा रहा था सिस्टम को, इनकन्सिस्टेंट कहा जा रहा था। तो भाई इससे पता चल गया कि ये इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो इनकन्सिस्टेंट है, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस फोर्थ क्वेश्चन में भी वही निकालना है, कंसिस्टेंट है नहीं है या नहीं है, ठीक है। इसमें पर वेरिएबल 3 यूज हुए हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक है, वही, ठीक है। इन इक्वेशनों को ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखो। ए में क्या लिखते थे, जो भी वेरिएबल यूज हो रखे हैं उनके कोफिशिएंट यहाँ यूज़ क्या हुए हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज, उनके कोफिशिएंट लिखो, फिर एक्स का +1, यहाँ वाई का +1, यहाँ जेड का +1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना 2 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट कितना +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट +a, यहाँ वाई का कोफिशिएंट +a, यहाँ जेड का कोफिशिएंट 2a। कोफिशिएंट वही हुआ जैसे एक्स का कोफिशिएंट कहा था उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, साइन के साथ बताना हुआ, ठीक है। और एक्स यानी कि एक्स क्या हुई, एक्स मैट्रिक्स क्या हुई, जो वेरिएबल यूज है, एक्स वाई जेड तीनों में यूज है, तो एक्स वाई जेड सीरीज से लिख दो, ठीक है। इक्वल टू बी क्या हुआ, बी सिंगल कांस्टेंट जो अकेले आए जैसे 1 2 4, बाकी नंबर तो जो भी आए, बाकी कांस्टेंट जो भी आए वो एक्स वाई जेड के साथ आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ। तो ठीक हुआ, फिर सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। पहले तो पता हो ए है क्या, ए मैट्रिक्स है क्या, वो ये है, इससे ही आ रही है 1 2 a 1 3 a 1 2 2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, पता तो चले कंसिस्टेंट है नहीं है, वही है। देखो अब R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूँ उसे, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना, पहले तो देख लो यहाँ पर को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस पोजीशन में प्लस साइन, इस पोजीशन में माइनस साइन, इस पोजीशन में प्लस साइन होता है एलिमेंट का, ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट में, क्योंकि +1 हो जाएगा। फिर इनटू क्या करना है, देखो फर्स्ट की पोजीशन क्या है, 1 एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हाइट करो जो दिखे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू 2a, 3 2 ज़ा 6 6a माइनस a इंटू 2 2a हो जाएगा। 1 की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर को माइनस होनी चाहिए, ठीक, तो माइनस लगा। क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो हाइट करो जो दिखे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2a 4a हुआ, माइनस 2 2 2a हो जाएगा। आता है नहीं आता यार, या भूल गए, भूलना नहीं ठहरा, ठीक है। तो 1 तो इसकी इस हिसाब से प्लस होनी चाहिए, इसके आगे साइन, ठीक है ही, लगाने की ज़रूरत है। पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाइड करो जो दिखा उसे क्रॉस मतलब 2 इंटू a
2a हो जाएगा अपने से माइनस a इंटू 3a 3 हो जाएगा, ये चीज़ हुई। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कुछ इतना है। ठीक है, 6a माइनस 2a 4a हो गया। ठीक है, 4a माइनस 2a 2a हो गया, ये माइनस a हो गया। ठीक है, 4a माइनस 2a माइनस a। ठीक है, माइनस टू ए कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये तो 4a ऐसा ही है। तो ओवरऑल कितना होगा, ये a आ गया। देखिए ना सही आया नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है, a आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया, जो कि डस नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर a 0 नहीं है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंट की कंडीशन है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट लिखो, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको भी लिख दो, बस इक्वेशन दे ही रखिए आपको। ठीक है, इसको लिख दो ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। ठीक है, ए क्या हुआ है, जो एक्स वाई जेड यहाँ जो 3 वेरिएबल दिए हैं उनके कोफिशिएंट, यहाँ +3 है, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। ठीक है, जेड का कोफिशिएंट देखो, यहाँ एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखोगे, 0 इंटू एक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, जेड का कोफिशिएंट -1 है। वैसे देखो, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, वाई का कोफिशिएंट -5 है, जेड का कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, तो 0 लिखोगे, 0 इंटू जेड होगा कुछ ऐसा यहाँ पर। फिर इंटू, और कैपिटल एक्स में क्या लिखते थे, वेरिएबल को लिखते थे। एक्स वाई जेड की बात हो रही है ना इन तीनों इक्वेशनों में, तो एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, इक्वल टू बी यानी कि सिंगल कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट यहाँ है 2 -1 2 -1 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब चलो पता करते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो वेयर ए इक्वल टू कितना मैट्रिक्स है, भाई ए तो ये है। ठीक है, लिख लो फिर इसे। ठीक, और यहाँ कितना होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा ना, ताकि पता तो चले कंसिस्टेंट है नहीं है। देखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये साइन बता रहा है कि कौन से एलिमेंट का किस पोजीशन में क्या साइन होना चाहिए। ठीक है, इस एलिमेंट का इसके हिसाब से, डिटर्मिनेंट के हिसाब से 3 का साइन होना चाहिए प्लस, तो प्लस होना चाहिए, तो प्लस है ये फिलहाल। इंटू, देखो 3 की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, जो दिखा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 0 0, अपने से माइनस लगाओ, -5 इंटू -1 +5। ठीक है, फिर -1 एलिमेंट है ना, अब -1 का इसके हिसाब से क्या साइन होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट के हिसाब से यहाँ पर को जो भी एलिमेंट बैठेगा, ठीक है, रखा जाएगा, उसका साइन क्या होना चाहिए, -1 तो माइनस लगा दिया। ठीक है, हालांकि -1 में खुद माइनस है, पर यहाँ पर को जो भी एलिमेंट आएगा उसका साइन माइनस लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, इस हिसाब से फिर यहाँ पर को +2 लगाओ। ठीक है, ये वैसे -2 है। अच्छा, यहाँ पर को भी तो करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो ब्रैकेट में 0, अपने से -3 इंटू -1 -3 हो गया, ये काम हो गया। फिर देखो प्लस लगाओ, यहाँ पर को पोजीशन क्या है, प्लस की है, और एलिमेंट कौन सा है, -2। ठीक है, क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 0 इतना कितना, अपने से माइनस लगा, 3 2 6। ठीक है, ये कुछ इतना हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, 0 इंटू -5 कितना होगा, 3 5 या 15, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, +1, ये भी माइनस माइनस प्लस, +1 इंटू 3 +3 हो गया। ठीक है, -2 इंटू -6 की, 2 6 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ, देखो +15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर को क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, तो भाई ये तो डिटर्मिनेंट अगर ए 0 आ जाता है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब सॉरी, इनकंसिस्टेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पर को कंसिस्टेंट नहीं होता है। और 0 होने पे, डिटर्मिनेंट ए के 0 होने पर दो कंडीशनें होती हैं, आती हैं। ठीक है, उसको अब दो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू होगा 0, और दूसरी क्या होगी, एडजॉइंट ए इंटू बी डस नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब 0 आ जाता है तो दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक तो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, जब एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, मतलब सॉरी हाँ, 0 आता है तो हम इसको कहते हैं कंसिस्टेंट है,
या और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पता नहीं है क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो डेट इज इसका मतलब यही होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर वो। ठीक है, और वहीं है देखो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस केस में अगर ये आ गया तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं इसे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, सिर्फ कंसिस्टेंट में होते हैं एक सॉल्यूशन, वो भी यूनिक सॉल्यूशन। देखो क्या कहते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, अब दो कंडीशन होंगी। अब देखो ए एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, फिर देखेंगे वो जीरो आ रहा है या जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं फिर एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो ए कितना है लिख लो, उसका एडजॉइंट कैसे निकालना है पता चल जाएगा अभी। तो ठीक है, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये ए है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालने के लिए करने पड़े सबसे सारे जितने भी एलिमेंट उनके करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर मैट्रिक्स में रखना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही करते हैं भाई। अब एडजॉइंट निकाल वो कोफैक्टर निकालने से पहले भी तो माइनर निकालना पड़ता था, क्योंकि देखो एडजॉइंट कैपिटल ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, ये बात है। कहीं कहीं एडजॉइंट एडजॉइंट कह रहा हूँ कोफैक्टर को कैपिटल सी करके भी लिखते हैं, सी आई जे करके भी लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ये तो खैर पढ़ा ही रखा है इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कैसे निकालनी, फिर भी चलो कोई नहीं। देखो 3 पहले तो हमें माइनर निकालना पड़ेगा ना, 3 वाली एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो उसका माइनर क्या होगा M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो माइनर में क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में की है, उसको हाइड कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, जो दिखे उसको लिख लो, 2 0 -5, इसकी पोजीशन देखो -1 की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड कर दो, 0 3 -1 0, इसकी पोजीशन ये, इसका माइनर क्या होगा M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना। इसी तरह से सारे एलिमेंट के मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, सबके माइनर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद इनके कोफैक्टर भी निकाल दूंगा। तो माइनर लिख दिया है। ठीक है, 2 इंटू 0 0, माइनस लगाओ अपने से, -6 इंटू -1 +6 होगा, तो माइनर -6 हो गया। इसी तरह सबका निकाल लेता हूँ। ठीक है, माइनर देखो सबका माइनर निकाल दिया है, अब कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए इसका करस्पॉन्डिंग माइनर -6 है। देखो मैं इसमें क्या बताता था, रो और कॉलम को ऐड कर देते थे, अगर इवन आया तो माइनर को +1 से मल्टीप्लाई किया जाता था, ऑड आया तो -1 से मल्टीप्लाई किया जाता था माइनर को। ठीक है, 1 + 1 इवन आ रहा है। ठीक है, तो +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 को, ठीक है, माइनर को, तो -6 से हुआ। अब देखो यहाँ पर को क्या है, माइनर है 3 है। ठीक है, तो 1 + 2 3 आ रहा है, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनर को, तो -3 हो जाएगा। इसी तरह से मैं सबके साथ ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सबका को मैंने कोफैक्टर निकाल दिया। ठीक है, अब जो भी कोफैक्टर आ रखा है उसको यहाँ लिख लो मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे A11 हुआ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैं कोफैक्टर कितना है -6, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -6 लिख लो। वैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -3 है तो -3 लिख लो, फिर -6 लिख लो, ऐसी तरह सब सारे एलिमेंट लिख दो मैट्रिक्स में। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो, इसका ट्रांसपोज कर दो, कहीं टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज होने के बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने के बाद क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए मिलेगा। ठीक है, तो कर लो फिर रो का कॉलम में कॉलम, हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, -6 -3 देखो हम एडजॉइंट ए तो ला गए। ठीक है, हमें लाना है एडजॉइंट ए इंटू बी, फिर देखना है कि वो जीरो है या जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, इतना देखना है। उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है फिर भी, क्योंकि इतना कोशिश कर रखी है हमने, इतना बड़ा बना रखा है, क्या पता कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ज़रा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई है गड़बड़, देखो यहाँ पर कोई 5 है, -5 है। ठीक है, तो 2 इंटू 0
जीरो होना चाहिए, अपने से माइनस लगा दिया, -5 इंटू -1 +5 होना चाहिए यहाँ पर वो, ठीक है। फिर ये माइनस तो आगे से, फिर ये बाकी चीज़ ठीक है, ठीक है। तो ये M11 है, अच्छा A11 भी तो डिसाइड हो गया इससे, तो यहाँ -5 रख दो यहाँ पर को भी, फिर ये -5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ ठीक है, अपनी कॉपी में भी आप सुधार लेना, ठीक है। इसे ये थोड़ा लिखने में एरर हो गया था, मतलब अच्छे से नहीं दिखा, तो तू A11 ना, A11 पोजीशन कहाँ है, ये रही, तो ये -5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अच्छा ये भी यहाँ पर को भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहेगा ये, तो ये -5, तो एडजॉइंट ए इतना आ गया है। अब निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, ज़रा मैं निकाल लेता हूँ उसे भी, ठीक है। फिर एडजॉइंट ए इंटू बी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3, इसका 3x1 है। पहले पता करते हैं मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है, एक नंबर है, सेम नंबर। फिर जो इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ 3 और 1, यानी कि 3x1 होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आएगी, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो उसी तरह से बना भी लेते हैं यहाँ 3 रो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 2 -10, ठीक है। 5 टू 10 होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, अपने से प्लस लगा लो, 10 इंटू -1 -10 हो गया, ठीक है। 5 इंटू 3 कितना होगा, 5 से 15 हो गया, अच्छा बीच में प्लस आएगा, ठीक है। थोड़ी जगह बना के चलना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 2 3 टू 6, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, अपने से प्लस लगा लो। 6 इंटू -1 -6 हो गया, अपने से प्लस लगा लो। 3 इंटू 3 9 हो गया, ये इतना हुआ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 2 6 टू 12, प्लस 12 इंटू -1 -12, प्लस 6 और 6 इंटू 3 18, ठीक है। तो ये कुछ इतना आया। ये क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ देखते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी कितना आया, यहाँ लिख लेते हैं -10 -10 -20 -20 प्लस 15 कितना होगा, -5 हो गया, ठीक है। -6 कितना, 12 -12 -12 प्लस 9 कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। -12 कितना, 24 -24 प्लस 18 कितना हुआ, ठीक है, -24 प्लस 18 -6, ठीक है। तो ये कुछ इतना आया, ठीक है, -6 आया। भाई ये जो मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, ये इक्वल तो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो तो नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो वो कंडीशन क्या हो गई थी, इनकंसिस्टेंट, डेट इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सिक्स क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको भी हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ए लिख लो फिर भाई, तो 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, ठीक है। एक्स यानी कि वेरिएबल XYZ यूज हुए हैं, इक्वल टू बी सिंगल कांस्टेंट, वो क्या है 5 2 -1 5 2 -1, तो वेयर ए इक्वल टू कितना दे रखा है वो लिख लो यहाँ पर, वो ये है 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, पता तो चले कंसिस्टेंट है नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर को अच्छे से मैं लिख भी देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस वाले एलिमेंट का साइन इसके हिसाब से प्लस होना चाहिए, तो ठीक है। फिर 5 लिखो, उसके आगे प्लस का साइन है, इनटू देखो क्या पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाइट करो तो देखिए उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, अपने से माइनस लो, -2 इंटू 5 -10 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 हो गया, ठीक है। -1 ये रहा,
और इस हिसाब से इसका पोजीशन में साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है, डिटरमिनेंट में। तो माइनस लगा दिया, -1 के आगे। तो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 2 6 जा 12 अपने से -5 5 जो 25, ठीक है, +4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × -2 -4 हुआ, अपने से -5 3 जा 15 हुआ। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये रहा, ये 28 हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 - 25, ये कितना होगा, 5 में से 2 3 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 1 तो -13 हुआ, ठीक है। ठीक है इतना ही हुआ, +4 -4 -15 -19 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 2 × 28 5 8 से 44 लिखो, 5 2 10 10 +4 14 हुआ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस -13 हो गया, प्लस माइनस 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 हो गया, 4 × 19 कितना हुआ, 26 4 4 + 3 तो 76 हुआ, ठीक है। 140 तो ऐसे लिखो, -13 -76 कितना हुआ, 9 8, ठीक है। 140 -89, ठीक है, 9 10 में से 9 1 हो गया, 13 में से 8 5 हो जाएगा, ठीक है। 51 आ रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 51 आ रहा है भाई, 51 जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं है तो उसे क्या, ये कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंस की, ठीक है। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करने को कहा गया है, देखो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक। मैट्रिक मेथड का यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना। भाई देखो ये 5x + 2y = 4, यहाँ 7x + 3y = 5 इक्वेशन है। अगर हम इसे मान लो मैट्रिक मेथड से मैं इसको सॉल्व ना करके लीनियर इक्वेशन वाली मेथड्स, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर देता, क्या आता, x और y तो आता, जो वेरिएबल होती है उनकी वैल्यू तो निकलती। जैसे x और y नहीं पता है, ठीक है, इनमें वेरिएबल की वैल्यू क्या है, x और y वेरिएबल यूज हुए, इनकी वैल्यू तो फाइंड करते हैं हम, ठीक है, इन्हें सॉल्व करके, ठीक है। चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ जो कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एक मेथड होती है, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ठीक है, निकलता तो एक्स वाई, यानी कि जो वेरिएबल हैं वही निकलते हैं। यहाँ एक्स और वाई हैं वेरिएबल तो वही निकलते। अब मैट्रिक मेथड लगाओगे तो निकलना भी एक्स और वाई की ही वैल्यू है, ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद। तो वही करते हैं हम, क्या कहते थे, देखो इन इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कह दो, इसे हम ax = b कहते थे। ए क्या थे, जो वेरिएबल है यहाँ एक्स और वाई यूज हो रहे हैं, इनके कोविशेंट है, तो यहाँ +5, यहाँ +2, यहाँ +7, यहाँ +3। एक्स क्या है, कैपिटल एक्स क्या है, जो वेरिएबल यहाँ यूज है, एक्स और वाई तो यूज हुए हैं यहाँ, तो लिख लो एक्स और वाई = बी क्या था, सिंगल कांस्टेंट क्या, 4 और 5 ये तो आ रहे हैं सिंगल कांस्टेंट, बाकी 5 2 7 3 ये एक्स और वाई के साथ आ रहे हैं, तो सिंगल कांस्टेंट नहीं कहा जाएगा, जो अकेले आ रहे हैं उन कांस्टेंट को सिंगल कांस्टेंट कहा जाएगा, वो वही बी ठहरी, ठीक है। तो अच्छा ये तो ऐसा हो गया, हमें क्या चाहिए था, हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। या तो इसे यहाँ पर को सॉल्व कर लो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, ये पोर्शन सॉल्व करोगे, कुछ मैट्रिक्स आएगी, वो मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स की इक्वल होगी, राइट हैंड साइड वाली। तो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पर हम यहाँ पर को थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करेंगे, निकालेंगे। वैसे मैं इस तरीके से भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे दिखाना ज़रूरी है वो भी। फिलहाल जिस तरीके से हमें एग्जामिनर ने कह रखा है, मतलब जैसे बुक में बताया गया है कि इस मेथड के थ्रू आप बनाओगे, मैट्रिक मेथड के थ्रू बनाओगे, वो मेथड यूज़ करते हैं। देखो ये क्या है, ax = b है, अगर a को उधर भेज दिया जाएगा तो x = क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है a इनवर्स × b कैसे आया, ये तो खैर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि a को उधर भेजोगे तो a इनवर्स हो गया। वैसे एक्चुअल a इनवर्स कैसे लिखा गया है, यहाँ पर को क्यों लिखा गया,
उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्टिंग में करेगा इस वीडियो के, ठीक है। आई बात समझ में? तो ठीक है, फिर अब एक्स चाहिए हमें, वेरिएबल ही तो चाहिए होते हैं ना, एक्स और वाई चाहिए होते हैं, यानी कि एक्स कैपिटल एक्स क्या है, एक्स और वाई तो है, एक्स और वाई चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर इंटू उसके बी के साथ करना पड़ेगा उसे, तो हमारे पास कैपिटल एक्स यानी कि एक्स और वाई मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो हमें कैपिटल एक्स ही चाहिए, कैपिटल एक्स क्या है, एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, वेरिएबल ही तो होता है, ठीक है। तो उसे यहाँ पर को लिखो, ठीक है। तो पहले हमें चाहिए ए इनवर्स, फिर इंटू, फिर बी, बी तो खैर हमारे पास है ही, ये सिंगल कांस्टेंट, सिंगल नंबर्स, सिंगल कांस्टेंट है जो, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, किसका ए इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है तुम्हें, याद करो पुरानी वाली एक्सरसाइज, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका इनवर्स निकालना उसका पहले अपॉन करके डिटर्मिनेंट निकालो, फिर उसका इंटू करके एडजॉइंट निकालो। यहाँ ए इनवर्स हो रहा है यानी कि ए का निकालना है तो ए का करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, ठीक है। पहले लिखो तो सही ए है क्या, ए यही तो है, ठीक है, 5 7 2 3, ठीक है। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 हुआ, अपने से माइनस 2 जा 14 हुआ, तो कितना है 1 आया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 1 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए भी चाहिए, ठीक है भाई। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका एडजॉइंट तो सीधे सीधे निकल जाता है, ठीक है। जो उल्टे हाथ के डायगोनल है यानी कि राइट हैंड का डायगोनल है ये, इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो इसके एलिमेंट को, 3 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, 3 यहाँ आ गया, 5 इधर आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ का डायगोनल में साइन चेंज कर दो, ठीक है। +2 है तो -2 जाएगा, +7 है तो -7 हो जाएगा, एलिमेंट अपनी जगह रहेंगे, बस साइन चेंज होता है उसका, ठीक है। तो एडजॉइंट ए भी आ गया, हमें क्या चाहिए था भाई, ए इनवर्स चाहिए था, ए इनवर्स कितना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा है, इंटू एडजॉइंट ए कितना आ रहा है, ये आ गया है, लिख लो, ठीक है। तो ए इनवर्स कितना होगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स इतना कुछ आ गया, हमें का ए इनवर्स नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एक्स, कैपिटल एक्स। वो कैसे बनेगा, ए इनवर्स इंटू बी, जब ए इनवर्स का एक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल एक्स मिल जाएगा, कैपिटल एक्स यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल है जो, ठीक है। तो कैपिटल एक्स जो कि क्या है, कहाँ लिखा है कैपिटल एक्स ये एक्स और वाई, ठीक है। कैपिटल एक्स वाली मैट्रिक्स में क्या लिखते थे, जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे थे, एस और एक्स और वाई हमने यहाँ यूज़ कर रखे हैं, इक्वल टू लिख लिया, ए इनवर्स लिख लो, ठीक है, इंटू बी, बी क्या था, सिंगल कांस्टेंट जो यूज़ हो रहे हैं, सिंगल कांस्टेंट क्या है, 4 और 5 है, लिख लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई आ जाएगा, देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2, इसका 2 रो और 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकती है, और क्या होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा 2 × 2 क्रॉस 1 का आएगा, ठीक है। खैर इसकी चर्चा हो चुकी है, फिलहाल मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगले पेज में ज़रा सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो क्या था ये, 2 × 1 ऑर्डर की थी ना, 3 × 4, 3 4 था 12 को, अपने से प्लस लगाओ, -2 × 5 कितना, -10, तो प्लस माइनस माइनस तो -10 हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 × 4, 28 होता, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अपने से माइनस का 5 25 हो गया, ठीक है, इतना आया, ठीक है। इसे फर्दर और सॉल्व किया जाए, ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 12 - 10 2 हो गया, -28 + 25 कितना होगा, -3 हो जाएगा। देखो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे, एक्स का करस्पॉन्डिंग 2, वाई का करस्पॉन्डिंग -3, तो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -3, ठीक है। ये आंसर है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें भी इस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। ए की जगह क्या लिखोगे, जो वेरिएबल हैं
यानी कि एक्स वाई है ना दोनों इक्वेशनों में वेरिएबल, तो उनके कोफिशिएंट होगा, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है और यहाँ +4 है। और x कैपिटल X में क्या लिखोगे जो वेरिएबल है, x इंटू वाई, स्मॉल x और स्मॉल y इक्वल टू b में क्या लिखोगे, सिंगल कांस्टेंट -2 और 3। हमें क्या निकालना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल x और स्मॉल y की। स्मॉल x और स्मॉल y क्या है, कैपिटल x है, यानी कि हमें कैपिटल x निकालना है, ठीक है। देखो ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, a इनवर्स b, ठीक है, ये बात समझते हो। तो हमें x निकालना है, कैपिटल x निकालना है, ताकि यानी कि x और y की वैल्यू निकाली है, क्योंकि कैपिटल x ही x और y है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमें कैपिटल x निकालना है। तो कैपिटल x कैसे बना है, a इनवर्स इंटू बी, ठीक है, a इनवर्स इंटू बी से बन रखा है कैपिटल x, ठीक है। तो ठीक है, फिर पहले एक बार चेक कर लें कि कंसिस्टेंट है नहीं है करके। देखो कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इसके सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन यानी कि x और y की वैल्यूज आएगी, ठीक है। इनकंसिस्टेंट होगा तो x और y की वैल्यू नहीं आएगी, तो x और y की वैल्यू नहीं आएगी, तो फिर आगे क्या सॉल्व करें उसके बाद। तो एक बार हम कंसिस्टेंटी कैसे चेक करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। देखो ये है ना, ये है ना ये, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 टू ज़ा 8, अपने से माइनस लगाओ, 3 इंटू -1 -3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3 कितना हुआ, 11 हो गया, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 के इक्वल तो नहीं है डेटा, तो ये कंसिस्टेंट हुआ, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे काम करना शुरू करते हैं, ठीक, ये भी हमें पता करना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो हमें a इनवर्स निकालना है सबसे पहले, ठीक है। a इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए भी आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, वो तो खैर हम निकाल चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कैसे निकाल, देखो यहाँ पर को ए है क्या, यहाँ पर को ए क्या है, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये है 2 3 -1 और 4, तो इसका एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। उल्टे हाथ की जो डायगोनल है, यानी कि इस तरफ की, ठीक है, इस डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, जो भी एलिमेंट है, 4 को यहाँ 2 को यहाँ लाओ, और उल्टे हाथ का डायगोनल जो है ये है, इस डायगोनल के साइन चेंज हो, -1 है तो +1 कर दो, +3 है तो -3 कर दो, आगे एडजेंट है, तो ए इनवर्स भी आराम से आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 आया, एडजेंट ए कुछ इतना आया, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो फिर, देखो 1/11 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर उन सब के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 1/11 अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर। तो ए इनवर्स तो हमने लिख दिया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/11। हमें क्या चाहिए था, एक्स चाहिए ना, कैपिटल एक्स चाहिए, तो ये किससे बना है, ए इनवर्स इंटू बी से बना है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स क्या था भाई, एक्स तो क्या था, वो मैट्रिक्स थी, ये तो दिया एक्स ये, ठीक है, यानी कि स्मॉल एक्स इंटू वाई, और ए इनवर्स अभी हम निकाल के ला रहे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर को देखिए, कैपिटल एक्स क्या था, एक्स और वाई था, ठीक है, स्मॉल एक्स और वाई था, ए इनवर्स अभी निकाल लिखा है, और बी क्या थी भाई, बी एक सिंगल कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स थी, ये -2 और 3 है इसमें, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू मैं ज़रा यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं फिर, देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ऑर्डर देखो 1 2 1 2 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 1 है, ठीक है। जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो कितना होगा, 2 क्रॉस 1 क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ लेफ्ट हैंड में एक्स और वाई लिख दो, और यहाँ कुछ बना दो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4/11 इंटू -2 कितना, 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस -8/11 हो गया, 1/11 इंटू 3 कितना हुआ, 3/11 हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3/11 इंटू -2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टू ज़ा 6/11 हो गया। अब 2/11 इंटू 3 कितना होगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ इतना है, देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है,
बीच में इक्वल है, तो अंदर के एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इसमें इक्वल ही होंगे। अच्छा, हमने बीच में प्लस क्यों नहीं लगाया, इनको ऐड भी तो करना था। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया, फिर अपने से प्लस लगेगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया। वैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया, फिर अपने से प्लस लगाओगे, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया। ठीक है, जल्दीबाजी का काम खराब ही होता है। ईस्ट मेक्स वेस्ट। ठीक है, देखो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 11 ही आएगा। -8 + 3 कितना होगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर को भी एलसीएम 11 ही आएगा। 6 + 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है। x = कितना, -5/11 और y = +12/11। ठीक है, एक बार मैं चलता हूँ, -5/11 12/11। ठीक है, यही आंसर है। तो ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ किस तरह से इसे सॉल्व किया हमने। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, 9 क्वेश्चन, वही x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कैपिटल X निकालना है। तो भाई इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ax = b के फॉर्म में लिख दो, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। वेरिएबल क्या है, x और y है। ठीक है, उनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, +4 -3, यहाँ +3 -y। और कैपिटल X क्या है, यानी कि एक जो वेरिएबल है x और y, स्मॉल x और स्मॉल y है। और b क्या है, सिंगल कांस्टेंट 3 और 7 है। हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इससे यहाँ देखो, तो x = क्या होता है, A 1 × b। ठीक है, क्योंकि हमें कैपिटल X की वैल्यू चाहिए। कैपिटल X क्या है, x और y की तो वैल्यू चाहिए। तो हमें कैपिटल X कैसे मिलेगा, A 1 × b करके। तो A 1 निकाल लो फिर। A 1 क्या होता है, 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इसमें एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल जाने वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ A कहाँ है, ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × -5 20 +- ठीक है, अपने से माइनस लगाओ, 3 × -3 3 × 9 +- ठीक है, -1। तो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया। तो -20 + 9 कितना होगा, 11 होगा। साइन बढ़ेगा, आएगा -20 का साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस साइन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना, -11, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। हमें तो फिलहाल एडजॉइंट A भी चाहिए। देखो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है यही है। क्या करते थे, उल्टे हाथ की तरफ का डायगोनल वाले एलिमेंट को हम क्या कर देते थे, क्रॉस इंटरचेंज कर देते थे। -5 यहाँ जाएगा, +4 यहाँ आएगा। और उल्टे हाथ वाले डायगोनल में जो थे एलिमेंट, वो अपनी जगह नहीं है, बस साइन चेंज होता है। माइनस का प्लस हो जाता था, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट A भी आ गया। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, A 1 चाहिए। तो A 1 देखो फिर, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A 11 है, इंटू एडजॉइंट A अभी निकाल गया, -5 -3 3 × 4। ठीक है, इसे इक्वेशन x का हो, एडजॉइंट मतलब A 1 और B की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, B क्या है, सिंगल कांस्टेंट, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, x y, ये रहा, ये माइनस, अच्छा ये 1/-11 है। अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर जितने भी एलिमेंट उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/-11 कितना होगा, इंटू -5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस ही होता है, 5/11 हो जाएगा। वैसे ये 1/-11 3 से मल्टीप्लाई, -3/11 हो गया। ये कितना, 3/11, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -4/11। ठीक है, फिर ये चीज़ यहाँ लिख दो। ठीक है, सच दैट स्मॉल x और स्मॉल y, देखो मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर कितना है देख लो। ये तो है 2 × 2 की, ये है 2 × 1 की। ठीक है, जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 1 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट होने के बाद तो यहाँ करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5/11 × 3, 5 3 = 15, 15/11 -3/11 × 7 कितना, 7 3 = 21, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इतना हुआ।
3/11, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3/11 इंटू 3 कितना हुआ, 3 से 9/11, फिर -4/11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 प्लस माइनस -/11, ठीक है। तो इतना आ रखा है, ठीक है। अब तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अंदर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, बीच में प्लस मैंने क्यों नहीं लगाया, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, फिर अपने से प्लस लगाओगे, लगा लिया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ये फिर इसके साथ, फिर अपने से प्लस लगाओगे इसके साथ। पिछले क्वेश्चन में भी यही गलती करी थी, इस क्वेश्चन में भी यही गलती करी थी, बीच में प्लस लगाना हम भूल गए, ठीक है। अपने से प्लस लगाना पड़ता है मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 11 आएगा, 15 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 15 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी एलसीएम 11 ही आएगा, 9 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 19, अच्छा -19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, तो x इज इक्वल टू -6/11 एंड y इक्वल टू -19/11, ठीक है। एक बार मैं ज़रा आंसर कर सकता हूँ, -6/11 -19/11, तो ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, सही आंसर है ये, ठीक। इसमें भी वही करना है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालनी, तो मैट्रिक्स फॉर्म के द्वारा, तो ax इज इक्वल टू b, ए क्या होगा फिर, देखो 3 5 3 2 2, और x क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, x और y इक्वल टू b सिंगल कांस्टेंट, ठीक है, 3 और 5, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकाल दी, तो इस हिसाब से हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b निकालना है, ठीक है। तो x निकालना है, यानी कि कैपिटल x निकालना है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल x और स्मॉल y की। तो उससे कैसे निकलेगी, a इनवर्स और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a इनवर्स कैसे निकलेगा, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ निकालने से एक चीज़ और पता चल जाती है, ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे। तो ये है, तो सीधे निकालो, 5 टू 10 अपने से -3 टू 6 हो जाएगा, तो कितना आएगा, +4, जो डज नॉट इक्वल टू 0। तो एक बात तो पता चल गई कि ये कंसिस्टेंट है, डेट इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालो भाई, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, इसका एडजॉइंट ए निकालना आसान होता है। राइट हैंड साइड का डायगोनल देखो, उसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। 2 यहाँ 5 यहाँ, 2 यहाँ 5 यहाँ। लेफ्ट हैंड साइड का डायगोनल देखो, ठीक है, उसका साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, तो -2 हो जाएगा, +3 का -3 हो जाएगा। साइन चेंज करना है, ठीक है, लेफ्ट वाले में साइन चेंज करना है, एलिमेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है, एलिमेंट का इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है। तो आ गया, तो ए इनवर्स कितना हुआ, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एक्स निकालना है, वो क्या है, एड ए इनवर्स इंटू पी है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स इंटू पी है, ठीक है, यही चीज़ है। तो कैपिटल एक्स यानी कि क्या है, इस मैट्रिक्स फॉर्म में स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई इक्वल टू ए इनवर्स क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में ये रहा 1/4 2 -3 -2 5, और बी क्या है, सिंगल कांस्टेंट, बी कहाँ है, ये है बी, ठीक है, 3 5, ठीक है, रख दो, फिर सॉल्व करो। पहले तो यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स वाई 1/4 अंदर भेज दो मल्टीप्लाई करने के लिए, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू -2 -2/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू -3 -3/4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 5/4 हो जाएगा, इंटू ये चीज़ ऐसी लिखोगे 3 5, ठीक है। कुछ और सॉल्व, 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, सच दैट यहाँ देखो एक्स वाई, ये आया 1/2,
यहाँ आया नीचे -3/4, यहाँ -1/2, यहाँ आएगा 5/4, और ये चीज़ ऐसे लिख दो 3, 5। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमने, तो अगले पेज में कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो फिर दोनों मैट्रिक्स का, या कहीं इनका प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 इंटू 3, 3/2, -1/2 इंटू 5, -5/2। सेकेंड रो, अच्छा बीच में प्लस भी लगेगा। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3/4 इंटू 5 कितना होगा, 3 5 15, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, और हाँ 3 5 15 हुआ, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अपॉन 4 हो गया ये। ठीक है, फिर अपने से प्लस लगाओ, 5/4 इंटू 5 कितना, 5 5 25/4 हो गया। ठीक है, ये कुछ इतना आया। सच दैट एक्स और वाई दोनों का एलसीएम 2 ही होगा। 3 - 5 कितना होगा, -2। यहाँ कितना होगा एलसीएम 4, -15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इतना होगा। तो सच दैट एक्स और वाई लो, तो कितना आएगा, ऊपर -1 आएगा, यहाँ नीचे 5/2 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर आंसर। -1 तो ठीक आ रहा है। अच्छा, और नीचे 4 आ रहा है भाई, कैसे हो गया फिर ये गड़बड़। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रुको यहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, ये और ये। अच्छा, गड़बड़ तो कर दी है। देखो यहीं पे वो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, फ्रेम से बाहर चला गया था। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में देखो, -3/4 इंटू 3 कितना होगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है ना। तो यहाँ 9 होना चाहिए, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, अपॉन 4 आ गया ये। फिर 5/4 मल्टीपल होगा 5 से, 5 5 तो 25, तो ठीक हुआ, ये इतना हुआ। -9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना होगा, रुको 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट 5, 20 हो गया, फिर 16। ठीक है, ये 16 हो जाएगा। 4 4 16 होता है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक आ रहा है। तो x इज इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 4, ये इसका आंसर हो गया। देखो इतनी मल्टीप्लाई करने पे ऐसा भी हो जाता है, कहीं ना कहीं साइन गड़बड़ा जाते हैं, मल्टीप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये आपका आंसर आया। ठीक है।